तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लोग इलुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर जो मार्केट में बुक आई है उसी का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 और 3 का डिस्कशन हो चुका है, तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दे दिया जाएगा या आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों यह जो इलुटेरिया का जो बुक है, जो 10 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, बहुत ही अच्छा इसमें सेट बनाया गया है। इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और लास्ट में आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न आप लोग से बोल रहा है कि महोत्सव का अर्थ है। क्वेश्चन को बहुत अच्छा देखिएगा और जो मैं बोलूँगा उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो महोत्सव का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है समारोह या जलसा, महिला वाला उत्सव, माह का उत्सव या महान है जो उत्सव। तो महोत्सव का जो आपको इसमें अर्थ आपको बताना है, तो इसमें जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, इसका यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी समारोह या जलसा को महोत्सव कहते हैं। ठीक है, चलते अगला प्रश्न है, आप कौन सा सर्वनाम है। आप जो है ना, यह कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। ठीक है, तो आप कहने से क्या होता है, इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप जो है ना, यह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं और खुद, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। अब देखिए, अगर आप पढ़े होंगे, जैसे देखिए अकुह विसर्जनीय नामक कंठ। ठीक है, अकुह विसर्जनीय नामक कंठ, अ क ह। ठीक है, अब देखिए अ तो हो गया, अ आ ये सब कंठ से निकलता है। ह और अ ह क मतलब अकुह क आ गया, तो क ख ग घ ये सब क्या हो जाएगा, कंठ से निकलने वाली ध्वनि है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जितना क्वर्ग है आपका क्वर्ग, ये सब कंठ से निकलता है इसका ध्वनि। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आपको पता है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसका इस्तेमाल वस्तुओं के समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। जैसे होता है वर्ग होता है, सेना होता है, सभा होता है, झुंड होता है, यह सब समूहवाचक संज्ञा होता है। अब देखिए इसमें से झरना कोई समूह है नहीं है, लेकिन वर्ग, सेना और सभा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि प्रत्यय क्या होता है। तो वे शब्द जो किसी शब्द में लगकर क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, तो वो प्रत्यय होता है। तो शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश को ही प्रत्यय कहते हैं। तो तोपची क्या आता है, ची। तो तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो ची प्रत्यय है। कौन सा, ची प्रत्यय है। अगला प्रश्न है कि सब्यसाची किसका पर्यायवाची रूप है। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है। तो आपको बताना है कि सब्यसाची किसका पर्यायवाची है, इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो सब्यसाची जो है ना, ये इसका पर्यायवाची शब्द अर्जुन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्जुन हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है कृष्ण। तो कृष्ण का पर्यायवाची होता है वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलाला। ठीक है, अर्जुन का आपको पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धनंजय, पांडुनंदन, पार्थ, कौंतेय, सब्यसाची, कुंतीसुत। ठीक है, ये होता है। और युधिष्ठिर का जो पर्यायवाची शब्द होता है, युधिष्ठिर में भी कौंतेय होता है, धर्मराज, धर्मपुत्र, अजातशत्रु। युधिष्ठिर का पर्यायवाची अजातशत्रु भी है। और ऑप्शन नंबर जो डी है विष्णु। तो विष्णु का पर्यायवाची है गरुड़ ध्वज, जनार्दन, चक्रपाणि, विशंभर, नारायण, केशव, माधव। ठीक है, ये सब विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है कि आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आप बताइए भाई, आह्वान
आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? आह्वान का होता है कि किसी भी शुभ कार्य को सम्मिलित होने के लिए किसी देवी देवता को आदर पूर्वक स्थापित करने की प्रक्रिया जो होती है ना, उसी को आह्वान करते हैं। तो इसका जो विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा वो आपका विसर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्जन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी सूरज को ही दीपक दिखा रहे हैं, इसका मुहावरा का सही अर्थ आपको बताना है। तो इसका मुहावरा का सही अर्थ आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध व्यक्ति को परिचय देना, ठीक है, यह आपका प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, यही आपका सूरज को दीपक दिखाना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? महर्षि का संधि विग्रह या संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो महर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोर ऋषि। ठीक है, महाजोर ऋषि। और यह संधि कौन सी संधि है? तो महर्षि जो है ना, ये महाजोर ऋषि, यह गुण संधि है। कौन है? गुण संधि है, बात याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, द्विज मतलब आपका क्या होता है? द्विज होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द द्विज नहीं होता है, जबकि पक्षी का होता है, ब्राह्मण का होता है, चंद्रमा का होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जैसे पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। चिड़िया होता है, परिंदा होता है, नभचर होता है, खेचर होता है, पाखी होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द जलधर, जलद, मेघ, अभ्र, बारिधर, ये सब होता है। और ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द होता है द्विज होता है, विश्व होता है, भूदेव होता है, वामन होता है, भूसर होता है। ठीक है, और चंद्रमा का चंद्रिका, कौमुदी, हिमकर, कलानिधि, ज्योत्सना, ये सब चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, आवर सोसाइटी इज डैश बाय द इविल ऑफ करप्शन, द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल इज डिस्प्यूटेड। तो इसका जो मतलब हो जाएगा आपको इंडेंजर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडेंजर्ड हो जाएगा। इससे आवर सोसाइटी इज इंडेंजर्ड बाय द इविल ऑफ करप्शन, द इंटीग्रिटी ऑफ इवन सीनियर ऑफिशियल इज डिस्प्यूटेड। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए है इंडिकेट। इंडिकेट का मतलब होता है संकेतक, उसके बाद स्पेसिफिक है तो ये होता है निर्दिष्ट। और इंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है? विलुप्त होने के कगार पर। और आइडेंटिफाइड मतलब होता है पहचान किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है 12 नंबर प्रश्न है कि फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाइड द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, आपको कॉमन एरर इसमें से ढूंढना है। ठीक है, कह रहा है कि एज अ पेंटर ही आर गुड इफ नॉट बेटर देन सुरेश। ठीक है, तो एज अ पेंटर ही आर, तो ही के साथ क्या लगता है? इज लगता है, तो क्या हो जाएगा? यहीं आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही आर गुड, यहीं आपका क्या है? एरर है यहीं पर। ठीक है, इस सेंटेंस में ही आर नहीं हुआ, ही इज गुड इफ नॉट बेटर देन सुरेश। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन एडियम्स। ठीक है, एडियम्स एंड फ्रेज जो जानते हैं, तो आपको सिलेक्ट द ऑप्शन डेट मीन्स द सेम एज द गिवन एडियम्स में दिया हुआ है हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब आपको बताना है। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्यूरेटली राइट हो जाएगा। ठीक है, सच्चाई बता देना। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब होता है सच्चाई बता देना। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। खाली जगह पर आपको भरना है। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक पुस्तक का नाम है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, तो इसको आपको इंग्लिश में बताना है। इसमें क्या आएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय डैश जवाहरलाल नेहरू, तो यह हो जाएगा हैज बीन रिटन। इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा सही हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाय हैज बीन रिटन
या यहाँ हो जाएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटन बाई, यहाँ हो जाएगा, यहाँ बाई यहाँ बाद में लगता है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ सेंटेंस गलत दिया हुआ है कि इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैज बीन रिटन बाई जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको एक शब्द दिया हुआ है रेसिस्टेंस, ठीक है, तो इसका पर्यायवाची शब्द बताना है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, विरोध करने वाला, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा रिफ्यूजल, ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्यूजल का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है। तो रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध और रिफ्यूजल मतलब इनकार करना क्या है, सिमिलरिटी है, तो यह हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन इंथुजियाज्म का मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमति, और रिकॉग्नाइजेशन मतलब मान्यता या पहचान। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से अलग है, लेकिन रिफ्यूजल इनकार कर रहा है और रेसिस्टेंस में भी प्रतिरोध करता है, उसी से सिमिलर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि एंटोनिम आपको बताना है, गिवन वर्ड है एप्रिएंट का गिवन वर्ड क्या हो जाएगा, तो एप्रिएंट का मतलब होता है प्रकट करना किसी चीज को, तो प्रकट करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ हिडन हो जाएगा, इसका मतलब छुपाना। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें से वर्ड दिया हुआ है जो गलत है, ठीक है, उसको सही चुनना है। कंसाइंस सही है, रिदम सही है, प्ले राइट सही है, लेकिन एम्बैरेस जो होता है ना, यह गलत दिया हुआ है। एम्बैरेस का स्पेलिंग जो होता है ना, EMBARRASS, ठीक है। एम्बैरेस मतलब होता है शर्मिंदा करना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम्स, यानी एडियम्स और फ्रेज होता है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट, यानी हर संभव प्रयास करना, इसका मतलब हो जाएगा टू पुट मैक्सिमम इफोर्ट। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कि सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी विपरीतार्थक शब्द बनाना है। एलियन, एलियन का मतलब होता है क्या, दूसरे ग्रह से आया हुआ या अपरिचित व्यक्ति, ठीक है, यहाँ अपरिचित हो जाएगा, तो एलियन का मतलब होता है अपरिचित, तो इसका जो नेटिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेटिव। नेटिव का मतलब जान पहचान होता है, ठीक है, परिचित होता है। और 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो आपको एप्रोप्रिएट वर्ड बताना है कि द इंडियन क्रिकेट टीम वाज इन अ डैश मूड आफ्टर विनिंग द सीरीज, मतलब भारतीय क्रिकेट टीम अगर किसी भी मैच का सीरीज जीतने के बाद किस मूड में होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा जुबलिएंट मूड हो जाएगा। जुबलिएंट मूड का मतलब होता है खुशी पूर्वक, ठीक है। तो 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में अब क्या है, यहाँ से आपको अब जीके मिलेगा, ठीक है, जीके और जीएस मिलेगा, और उसके आगे आपको मैथ और रीजनिंग भी मिलेगा, ठीक है। तो 21 नंबर प्रश्न है कि किस नियम को जरूरतों का नियम भी कहा जाता है। तो किस नियम को जरूरतों का नियम कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नियम का जरूरतों का नियम या न्यूटन के गति का पहला नियम को जरूरतों का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ इसको इनर्शिया कहा जाता है, ठीक है। और आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्प्लावक से है, मतलब तैरने से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग से शुरू होता है। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मुख्य गुहिका से कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला या बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है, यानी उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण याद रखिएगा, उत्तल दर्पण में सदैव आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा और
सीधा बनेगा। और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये भी बात यहाँ पर याद रखिएगा, ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अगला प्रश्न है कि कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है, उसको आप कहेंगे आइरिस। क्या कहेंगे, आइरिस, परितारिका। इसका काम क्या है आइरिस का, तो आइरिस का काम है रेटिना तक पहुंचने वाला जो प्रकाश होता है ना, उसकी मात्रा को नियंत्रण करने का काम इसका है। ठीक है, अब देखिए इसको समझने का बात है, जैसे आप कभी अंधेरे में अब अगर रूम में जाते हैं तो वहाँ लाइट नहीं रहती है, या लाइट नहीं रहती तो क्या करते हैं, आँख का जो आपका जो वो परितारिका है वो क्या होता है, फैल जाता है ज़्यादा, पूरा उसको मतलब पूरा फैला कर देखते हैं कि हाँ क्या है। ठीक है, तो यही चीज़ें जो होती है ना वो परितारिका होती है। अगला प्रश्न क्या बताता है कि वह क्या है, बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों में या गैसों के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपको कहने का मतलब है कि वह कौन ऐसा नियम है या कौन ऐसा नियम बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों में प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह जो नियम है यह ग्राहम का नियम है। ठीक है, यह ग्राहम का नियम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है। तो किस विटामिन को नियासिन के नाम से जानते हैं, तो विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है, जबकि विटामिन B5 को पेंटोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, इस कन्फ्यूजन को आज लोग दूर कर लीजिए। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं और विटामिन B5 को पेंटोनिक एसिड। ठीक है, चलिए, और विटामिन B1 को क्या कहते हैं, तो विटामिन B1 को जो कहते हैं इसका थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक या एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। कौन सा किण्वक एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, लाइपेज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंजक बल नहीं है। असंजक बल नहीं है। ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। ठीक है, असंपर्क बल, तो असंपर्क बल इसमें से नहीं कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह घर्षण हो जाएगा, फ्रिक्शन। ठीक है, असंपर्क बल अब होता क्या है जान लेते हैं कि वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना ही वस्तु बल का अनुभव को असंपर्क बल कहते हैं। यानी वह बल जो किसी वस्तु के संपर्क में नहीं आ रहा है लेकिन वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो वही असंपर्क बल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा का सामान्य प्रकार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मर्चेटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मर्चेटिया। मर्चेटिया ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। मर्चेटिया ब्रायोफाइटा की एक प्रजाति है। ठीक है, क्या है, एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग डैश में बदल जाता है। अब देखिए एक कॉपर सल्फेट के रंग अब कैसा होता है, तो कॉपर सल्फेट नीले रंग के घोल में डुबोया जाता है तो उसका रंग जो हो जाता है ना वह हरा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस खनिज या विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है। तो ठीक है, यानी सूजी हुई मतलब सूज जाना, तो यह बेटा आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से यह कमी दिखाई देती है, गर्दन की ग्रंथियां सूज जाती है। और आयोडीन की ही कमी से घेंघा रोग, गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, मृत बच्चा पैदा होना, काम करने में थकान महसूस करना, विकलांगता, ठीक है, मंदबुद्धि, बौनापन, भेंगापन आदि जैसे रोग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है। निम्नलिखित में से उनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। ठीक है, पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है।
उसमें से आपको बताना है कि कौन सा उसका ऊतक नहीं है। तो पेशीय ऊतक 3 प्रकार के, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा से ऑप्शन नंबर डी, सेस्मोइड जो होता है ना, सेस्मोइड, या पेशी ऊतक मतलब का प्रकार नहीं है। पेशी ऊतक कहते किसे हैं? तो पेशी ऊतक वह ऊतक होता है जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियां निर्मित होती है। ये कोमल होते हैं तथा इनके कारण पेशियों में संकुचन की क्षमता होती है। जैसे पेशी ऊतक लंबी कोशिकाओं से बनी होती है जिन्हें पेशी तंतु कहते हैं। ठीक है, पेशी ऊतक प्रकार होता है रेखित पेशी, आरेखित पेशी, और हृदय पेशी भी होता है। और हृदय पेशी के प्रकार कौन कौन होता है? तो कंकाली पेशी, हृदय पेशी और चिकनी पेशी। अगला प्रश्न है कि राहुल बेरी रोग से पीड़ित है, तो उसे किस चीज़ की कमी है? तो विटामिन बी की कमी है उसको, या विटामिन B1 की कमी है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, तो वह बेरी रोग मतलब उसको विटामिन बी की कमी हो गया है। अगला प्रश्न है कि कपास को उगने के लिए या उगाने के लिए डैश तापमान या कितना तापमान या हल्की बारिश, सिंचाई, पाले से युक्त और कैसा दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है? आप बता दें, कपास को उगाने के लिए तापमान क्या कैसा चाहिए? तो कपास को उगाने के लिए जो तापमान होना चाहिए ना, उच्च होना चाहिए। ठीक है, और जो दिन होना चाहिए कैसा होना चाहिए? तो वहाँ पर दिन जो होना चाहिए 150 दिन। ठीक है, कितना चाहिए? 210 दिन चाहिए, यानी तापमान उच्च होना चाहिए और उसको दिन 210 दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे क्या कहा जाता है? पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। और कोशिका भित्ति जीवाणु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव परगम्य और मोटी दीवार पाई जाती है। ठीक है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। वनस्पति कोशिका में या कोशिका झिल्ली के बाहर, किंतु जीवाणु में स्लाइम परत के नीचे रहती है। अगला प्रश्न है कि फिलॉसफी ऑफ द बम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? फिलॉसफी ऑफ द बम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे भगवती चरण बोहरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। अगला प्रश्न है कि बियोमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? बियोमित्रा नामक भारतीय रोबोट है या किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्यरेखीय परिधि की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 36,000 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था, यह 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया और वायसराय पद सृजन किया गया। तो उसी में प्रथम जो वायसराय बना था वह लॉर्ड कैनिंग बना था। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भी हुआ क्योंकि उसी समय गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया। ठीक है, और कैनिंग जो रहा था 56 से 62 तक रहा था। अगला प्रश्न है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? तो यह है सितारा देवी कथक डांस से। ठीक है, और कथक जो है यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है? तो सार्क में 8 सदस्य देश हैं, जिसको क्या बोलते हैं? दक्षेश भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। ठीक है, 7 से 8 दिसंबर 1985 की इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 8 सदस्य देश हैं। याद करने के लिए MBBS पीना। ठीक है, याद रखिएगा MBBS पीना से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन है? तो एम से क्या होगा आपको बताइए? मालदीव। म्यांमार नहीं याद रखिएगा, मालदीव होगा, भूटान होगा, बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, पाकिस्तान होगा, इंडिया होगा, नेपाल होगा और अफगानिस्तान। तो सबसे लास्ट में देखिए इसमें क्या है? अफगानिस्तान है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन बना? तो यह अफगानिस्तान है। और जो यह कब बना था? तो 2008 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र जो होना चाहिए ना, यह 30 वर्ष होना चाहिए। और यह 30 वर्ष जो
कहाँ इसका बात कहा गया है, तो यह अनुच्छेद 80 में कहा गया, ठीक है, अनुच्छेद 80 में यह आपका बात कहा गया है कि ठीक है, सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होना चाहिए और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा, 6 वर्ष का होगा। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है, जो कभी भंग नहीं होता है, ठीक है, यह एक अस्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न है कि सुएज जो नहर है किसको किसको जोड़ता है, तो सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, केसर, तो केसर का मुख्य उत्पादक राज्य आपको बताना है, तो यह है जम्मू कश्मीर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट है, ठीक है, आपको जैव विविधता क्षेत्र बताना है, तो सबसे कौन सा क्षेत्र है इसमें से, तो आपको पश्चिमी घाट नीलगिरी की जो पहाड़ी है वह आपका जैव विविधता वाला क्षेत्र है, हॉट स्पॉट है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन पार्क कानपुर में जो स्टेडियम है किस खेल से संबंधित है, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है यह कानपुर में स्थित है, ठीक है, यह किससे संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे था या पीछे है, तो यह आपको जानते हैं कितना है, 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। और यह भारत का जो मानक समय कहाँ बनाया गया है, तो यह इलाहाबाद के निकट जो है नैनी से होकर गुजरती है और यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है, ठीक है, और ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटा आगे है। और 1 डिग्री में कई मिनट होता है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी से आपको एक क्वेश्चन भी बन जाएगा, हमेशा इसमें क्वेश्चन भी आप डाल देता है कि इतना डिग्री है तो कितना समय आगे होगा, ठीक है, तो यह डिग्री से समझ लीजिएगा, जितना डिग्री होगा, अगर मान लीजिए कि 30 डिग्री होगा तो 120 मिनट 2 घंटा आगे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए का अस्थायी पवन है, तो इसमें से बताना है कि चिनूक है, फॉन है, हरमटन है, मिस्ट्रल है। अब देखिए, अब यूएसए यानी अमेरिका का स्थानीय पवन का नाम बता रहा है, तो अमेरिका का स्थानीय पवन का नाम चिनूक है, ठीक है। अब देखिए फॉन कहाँ का है, तो फॉन है आपका आल्प्स पर्वत यानी स्विट्जरलैंड का है, ठीक है। हरमटन कहाँ का है, तो यह है अफ्रीका का पश्चिमी सहारा, ठीक है। और मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस का है, ठीक है। तो फॉन स्विट्जरलैंड, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस और हरमटन आपका अफ्रीका का है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नागार्जुन सागर परियोजना यह कृष्णा नदी पर है, ठीक है। ये जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। परंतु 2 जून 2014 के बाद जब तेलंगाना बन गया तो यह कहाँ आ गया, नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना राज्य के अस्तित्व में आ गया। और यह परियोजना जो अब है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों का संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है, दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली इसमें से है, आगरा है, मथुरा है, लेकिन हरिद्वार नहीं है, ठीक है। और हरिद्वार किस नदी के तट पर है, तो यह गंगा नदी के तट पर है, और कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है, जहां पर महाकुंभ और अर्ध महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे ना, यह वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला प्रश्न है कि दादा भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था, अंग्रेजी समाचार पत्र, तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स ए हिकी। क्या नाम था, जेम्स ए हिकी। और ये कब शुरू किया था, तो 1780 ईस्वी में। और उस अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम क्या था, तो बंगाल गजट। अगला प्रश्न है कि किसने अवंती शासक चंड प्रघोट के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक है। तो अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के शासक चंद प्रघोट के इलाज के लिए भेजने वाला शासक का नाम क्या था, तो यह था बिंबिसार। क्या था, बिंबिसार। और बिंबिसार जो था यह हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वैसा विषय होता है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र और राज्य, ठीक है। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन नहीं है। अब देखिए, शिक्षा है, वन है, परिवार नियोजन है, पंचायती राज है। तो जो पंचायती राज है ना, यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है, यह राज्य सूची का विषय है, जबकि शिक्षा, वन और परिवार नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है।
अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? तो जो ब्राह्मणी है ना, यह ऑप्शन नंबर बी महानदी की सहायक नदी है। किसकी? महानदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि मेन-रहीम रेखा किन दो देशों के मध्य या बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मेन-रहीम रेखा, तो मेन-रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है कि चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुआ था? तो चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और रंजीत सिंह जो था ना, यह 1799 ईस्वी में लाहौर का शासक बना था और अपना राजधानी भी लाहौर बनाया था। अगला प्रश्न है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है या संविधान में आपको कहां देखने को मिलता है? तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह आपको प्रस्तावना में देखने को मिलता है। ठीक है, प्रेम्बल में, उद्देशिका में। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था है। और अनुच्छेद 32 आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? तो संविधान के प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन 1976 में किया गया था, वह था 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपको 3 शब्द जोड़ा गया था, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? तो किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है। वह अपने अक्ष पर लगभग 9.9 घंटा यानी लगभग 10 घंटा में 10 आवर्स में यह अपना घूर्णन पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा जो होती है ना, ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पश्चिमी विक्षोभ से के कारण भारत के उत्तरी मैदान में कौन कौन आ जाएगा? जैसे उत्तर में आप देख लीजिए, उत्तर में आपको पंजाब आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, दिल्ली, यहाँ शीतकालीन वर्षा होती है। अगला प्रश्न है कि किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 12 अनुसूची है संविधान में, तो जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, उसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है। और यह 1985 ईस्वी के द्वारा 52वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में क्या है? तो ए में है पंचायती राज। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर निकाय है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? तो स्थल की ओर बढ़ेगा तो उसको ऋणात्मक संचरण कहते हैं। ठीक है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना ऋणात्मक संचरण है। और सागरीय जल का बृहत स्तर पर संचलन ज्वार के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 2 समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? 2 समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रंश घाटी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री कारखाना या प्रथम कारखाना एक्ट कब लागू हुआ? कहीं कहीं आपको प्रथम कारखाना अधिनियम भी पूछ देता है और प्रथम फैक्ट्री एक्ट, बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया? तो यह किया गया था 1881 ईस्वी में। ठीक है, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश विकसित होता है। प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वह देश विकसित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष कर में कौन कर शामिल किया जाता है? तो प्रत्यक्ष कर ऑप्शन है आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर, जीएसटी। तो जो आयकर है ना, इनकम टैक्स, आयकर, यह आपका प्रत्यक्ष कर है, जबकि बिक्री कर, उत्पाद कर, जीएसटी, ये सब अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अब देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है कि वह कर जिसमें कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार भी वहन करता है। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष कर उस व्यक्ति या संख्या के ऊपर लगाया जाता है कि वही व्यक्ति या संस्था के ऊपर लगाया जाता है कि वही व्यक्ति या संस्था उसका भुगतान करती है, जैसे आय कर, निगम कर, लाभांश वितरण कर, प्रतिभूति कर। अगला प्रश्न है कि रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? ठीक है, तो सर्वप्रथम
या रुपये का अवमूल्यन जो हुआ था या 1949 ईस्वी में हुआ था, और यह अभी तक रुपये का अवमूल्यन 3 बार हो चुका है, 1949, 1966 और 1991। ठीक है, 49, 66 और 91। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, तो कौन सा संविधान संशोधन के अनुसार? तो यह है 42वां संविधान संशोधन, या उससे पहले मूल संविधान के द्वारा ही कर दिया गया था, इसमें कोई संशोधन के द्वारा नहीं किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया क्योंकि मूल संविधान के द्वारा ही कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो यह योगदान रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण किया था, 562 रियासतों का एकीकरण किया था, याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और इनको श्रद्धांजलि इनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर किया गया है। ठीक है, और जो इसका जो उद्घाटन हुआ था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, इनकी 137वीं जयंती के शुभ अवसर पर, और महात्मा गांधी ने इनको लौह पुरुष की उपाधि दी थी, और ये आधुनिक भारत के निर्माता थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रतिष्ठित संतों-कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? संतों-कबा मानवतावादी पुरस्कार, संतों-कबा मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो संतों-कबा मानवतावादी पुरस्कार जो दिया गया है यह सोनम वांगचुक को दिया गया है, सोनम वांगचुक को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौने स्थान पर रहा है? तो 68 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, और यह प्रकाशित आपसे पूछेगा कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। भारत तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? तो एप्पल स्टोर पहला जो खोला गया या मुंबई में खोला गया। कहाँ खोला गया? मुंबई में खोला गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है? तो उभरते हुए खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन प्रेट शुरू किया है, तो यह किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन। किसने? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है, WHO ने किया है। ठीक है, WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट अपनाने वाला प्रथम राज्य बना है, उस राज्य का नाम है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो यह पहनाया गया है नंदिनी गुप्ता को। किसको? नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 को ताज पहनाया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। चलिए अगला प्रश्न है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में आपको कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित यानी सही नहीं है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष राजकुमार राव में, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट। तो सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें से सब ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है किस राज्य में? तो वह किए हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला कहाँ रखे? तो देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला या केरल में रखे हैं। कहाँ रखे हैं? केरल में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया या किस राज्य में स्थित है?
तो पहला गांव घोषित किया गया यह कहाँ है, तो यह आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, तो वह कौन देश है जो हमारे रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अब आते हैं, प्रश्न है आपका मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न आपको मिलेगा। जो प्रश्न आपको यहाँ पर बनने लायक होगा, जहाँ जगह मिलेगा वो बना दिया जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम से जुड़ के आप पूरे मैथ और साइंस के आप वहाँ पर क्या सोल्यूशन देख सकते हैं, सोल्यूशन पा सकते हैं। आपको या वीडियो बनाने से पहले, वीडियो आपका सोल्यूशन डालने से पहले इसका PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, वहाँ पर आप बना सकते हैं और बनाने के बाद उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, ठीक है। कह रहा है कि पिंकी किसी उपन्यास को 230 रुपये में खरीदकर 20% हानि प्राप्त करती है, तो उसका अंकित मूल्य बता देना है, देख, ठीक है। तो 230 रुपया जो है ना अपने आप में 80 है, तो अंकित मूल्य 100 कितना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 287, यहाँ से काट दीजिए, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 4, ठीक है। फिर और कटेगा 287 रुपया 50 पैसा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संदीप किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचा और 20% का लाभ कमाया, तो उसका क्रय मूल्य। अब देखिए वस्तु को बेचा है मतलब 1200 रुपया में, ठीक है, और उस पर 120% का लाभ कमाया है, तो 120 कमाया होगा। अब क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य तो 100 ही होता है, तो क्रय मूल्य 100 कितना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल दीजिए या 10 मरतबे कर दिया जाएगा, यानी 1000 रुपये का वो क्या था, वस्तु था। अब 20 संख्याओं का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दे तो क्या नई संख्या क्या बने। अब देखिए मेरे भाई 20 संख्या का औसत क्या है, 15 है, तो इसमें से देख लीजिए। अब देखिए कहने का मतलब कि अब क्या है, इसमें से आप याद रखिएगा कि कहीं भी अगर संख्या आपको उसमें गुना करे, जोड़ करे, घटाव करे, तो जो औसत रहेगा ना, तो औसत में ही 5 से गुना करने के लिए कहा जाता है, क्या हो जाएगा 15 में ही 5 से गुना कर दीजिए, 75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नई संख्याओं का औसत 75 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब किसी संख्या x का औसत y हो और प्रत्येक संख्या में z से गुना किया जाए तो उसमें परिवर्तन क्या होगा, y + z हो जाएगा, ये नियम है। अब देखिए 45 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 25 प्राप्त हुआ, बाद में ज्ञात हुआ कि एक 25 के स्थान पर त्रुटि से 52 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या है, कुछ नहीं है। पहले आप देख लीजिए 45 संख्याओं का औसत निकाल लीजिए, तो 45 में 25 से गुना कर लीजिए, आ जाएगा 1125, ठीक है। अब सही संख्याओं का योग, अब देखिए 52 आप पढ़ लिए हैं, यानी 25 के स्थान पर 52 पढ़ लिए, कितना ज़्यादा पढ़ लिए, तो आप पहले इसमें से 1125 में से 52 को घटाइए, तब 25 इसमें से जोड़िए, तो आपका 1098 होना चाहिए था। और 1098 को सही भाग करने के लिए 45 संख्या से भाग करते, 45 से भाग देते, तो आपको क्या आता, आंसर 24.4 आता, यही आपका सही हो गया औसत। अब देखिए x के स्क्वायर के पावर 4 है, तो ये इसको बना दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। एक आप फॉर्मूला जानते हैं कि जब समान संख्या मतलब उसमें जोड़ रहा है और घटा रहा है, तो होता है r² / 100 आप प्रतिशत ऑलवेज लॉस होता है, ठीक है, ऑलवेज इसमें लॉस होता है। अब 20 का % बढ़ा रहा है, 20% घटा रहा है, तो क्या हो जाएगा 4% की यहाँ हमेशा हानि होगी, ठीक है, 4% की हमेशा हानि होगी, याद रखिएगा। अब किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर आपको है ना 5 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करना है। अब देखिए एक फॉर्मूला आपको लिख देते हैं कि अगर ऐसे रहे फॉर्मूला, तो यानी D = PR² / 100 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। इसी से आपको हमेशा बन जाएगा। अगर 2 साल का रहेगा तो 3 साल का भी क्वेश्चन में हम बता देंगे। अब देखिए आपका डिफरेंस 5 है, तो 5 लिख दीजिए, बराबर में P कितना है नहीं मालूम है, आपको P ही निकालना है। R कितना है 5 है, यानी 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब बटा में नीचे 100 के स्क्वायर, यानी 100 × 100, ठीक है। अब देखिए 5 से ये कट जाएगा कितना, 5 से, और 5 से 20,
ऑप्शन 2000 राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए 3 साल का भी देख लीजिए। डी इजकल टू PR² इंटू 300 प्लस R/100 का क्यू क्या हो जाएगा। या 3 साल के लिए अगर अंतर है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। अब देखिए कह रहा है कि 500 मीटर एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो आदमी को पार करने में। अब देखिए आपको पहले ही वीडियो में बता दिए थे कि अगर ट्रेन पेड़ को पार कर रहा है, खड़ा हुआ ट्रेन है, पोल को, खड़ा हुआ पोल को, ठीक है, आदमी को, ये सब को पार करेगा ना तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करता है। तो इसको देखिए अब क्या है 500 मीटर को 90 किलोमीटर प्रति घंटा को बदल दीजिए। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को आप बदलिएगा तो 90 किलोमीटर में क्या हो जाएगा, सेकेंड में करना है तो 5/18 से एक काट दीजिए, 18×5 यानी 25 आ जाएगा। और 500 में 25 से भाग दे दीजिए, और 500 में 25 से भाग दीजिएगा तो 20 सेकेंड आ जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। करें कि यदि 30 व्यक्ति 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बनाता है तो 20 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार को कितना दिन में बनाएगा। आप याद रखिए एक फॉर्मूला होता है M1D1 इंटू W2, इधर W2 आ जाता है, इधर आ जाता है M2D2 W1, यहीं से निकाल लीजिए और यहाँ से निकलिएगा तो 36 दिन आपका आ जाएगा। दो संख्याओं का लसाअ 64 है और मौसा 10 है, उनमें से एक संख्या 32 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है कि LCM यानी लसाअ गुना मौसा बराबर दोनों संख्याओं, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल में एक 32 है तो दूसरा x मान लीजिए, एक है 64 गुना 10 और एक है 32 गुना x, तब 32 गुना 64 10 गुना 20, दूसरी संख्या 20 हो जाएगी। अब कह रहा है कि राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितनी थी। अब देखिए इसमें क्या है, या तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उठा के बना लीजिए, नहीं तो x मान के बनाइएगा। x मान के बताइएगा तो क्या हो जाएगा, x मान के बनाइएगा तो बन जाएगा, थोड़ा लगेगा इसमें, तो यहाँ पे इतना जगह नहीं है कि बन जाए। तो इसका आप आंसर जान लीजिए, इसका 20 वर्ष आंसर होगा, इसको बना दिया जाएगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अब कह रहा है कि अंश अनुपात पूर्ण बराबर चाप अनुपात क्या होगा। अब देखिए जिस प्रकार अंश पूर्ण का एक भाग है उसी प्रकार चाप जो है ना वृत्त का एक भाग है, ठीक है। चलिए आगे सब बनाने वाला है, इसको बना दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपका नंबर कितना आता है